आज का हमारा टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड्स किस तरह फॉर्म होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स आर formed by are formed by म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ electrons between two atoms। ठीक है, पहला मार्क पॉइंट ये है। दूसरा मार्क पॉइंट, एंड these shared pair of electrons, shared pair of electrons are attracted by nuclei of two atoms, nuclei of two atoms। फॉर एग्जाम्पल, इधर मैं आपको डायग्राम से शो करवाता हूँ। ठीक है, सर्कल हमने ड्रॉ करना है, शेप सर्कल। यहाँ पे ये एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ये एक एटम कंसिडर कर लें आप, और इसमें हम इसको कलर दे देते हैं। ओके, अब ये जो है इसका स्ट्रोक जो है देखना थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमें अच्छा जी। अब कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल वी कर देते हैं। एक और हमने, ये दो एटम्स हैं, कंसिडर कर लें, ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, और इसमें इनके न्यूक्लियाई जो हैं वो ये आपके पास पॉजिटिव साइन से ये न्यूक्लियाई हमने बना दिए। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के ये शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये न्यूक्लियाई, ये दोनों न्यूक्लियाई इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियाई ए है और ये न्यूक्लियाई बी है। ठीक है, और ये आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं बाय द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, एटम 1 और एटम 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाती है कोवलेंट बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ना पूरे मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है, तो जब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा 1.47 तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली डॉट एंड क्रॉस डायग्राम पे। अब कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जो है ये इनकी बनेगी आपके पास, इन सभी की। ठीक है, इसको हम लोग पेश कर लेते हैं आगे। अच्छा जी, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में आपके पास आ जाते हैं सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो एटम से मिलकर बनते हैं। इसमें हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, N2, हेलोजेंस जितने भी हैं, हेलोजेंस ग्रुप 7 को कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्लोरीन तक का जो स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है, इसलिए हम लोग इसको इधर ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन हैलाइड्स, आपने हाइड्रोजन HF या HCl, इसका स्ट्रक्चर आपने बनाना है। अब आपने देखना है कि आपके पास हाइड्रोजन के आपने दो जो है वो आपने ड्रॉ कर लेने हैं। मैं आपको जो है वो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप इसको देख लें, फ्लोरीन के स्ट्रक्चर को। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये एक दूसरे पे ये इस तरह जब भी ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये सर्कल्स ओवरलैप होंगे। जब आपने आयनिक देखा था तो उसके अंदर ये सर्कल्स ओवरलैप नहीं थे हो रहे। अब मैं अगर नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ या फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो आपने मुझे ये बताना है फ्लोरीन, इसका जो है वो एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब 2, और इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो उतने बॉन्ड्स बनाते हैं। मतलब अगर आपके पास ये एक फ्लोरीन है और ये एक फ्लोरीन है तो इसमें ये बॉन्ड्स कितने बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, एक डॉट और एक क्रॉस आएगा इधर। ठीक हो गया। अब
इसमें से रेस्ट 7 में से 1 तो जो है वो बॉन्डिंग में चला गया, तो आपके पास रेस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? रेस्ट आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, तो आपने वो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शो करने हैं। एक आप क्रॉस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? 7 वाला ये था इसका। और अब जब आपने ये क्रॉस से रिप्रेज़ेंट किया, तो ये आपने डॉट से रिप्रेज़ेंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। होपफुली इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह सेम स्ट्रक्चर आपने जो है डिफरेंट इसका भी बनाना है। अब मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का बना देता हूँ आपको एक स्ट्रक्चर, ठीक है? उसमें देखिएगा बड़ा ही आसान स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी सेम हम लोग इसकी डायग्राम बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह ओवरलैप आपने कर देना है इसको। अब सिंपल वही काम है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है इसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन, जैसा कि ये ग्रुप 7 से है, तो इसके आउटर शेल की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही डॉट और एक ही क्रॉस आएगा। हाइड्रोजन का कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये शेयरिंग में आ गया, इधर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन शो नहीं करना। इसी तरह क्लोरीन का आप चाहे डॉट में कर दें चाहे क्रॉस में, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? इस तरह, और ये 7 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये आपके पास शेयरिंग में आ गया। अब आपके पास जो दूसरे स्ट्रक्चर हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के आ जाते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के आ जाते हैं, ये वाले। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपने याद रखना है, आपके पास ये वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं। वाटर को हम लोग H2O, ठीक है? और इसको अमोनिया को NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CO2। अब मैं इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि बॉन्डिंग फॉर्म में हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाती है और ऑक्सीजन ग्रुप 6 से है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर होते हैं और 2 बॉन्ड बनाएगी, ठीक हो गया? इसी तरह नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, 3 इसको रिक्वायर थे, तो इसका इस तरह के बॉन्ड बनेंगे। इसी तरह अगर कार्बन की बात करें, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, तो 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दें, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। अब जब हम लोग इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो वो भी बहुत आसान होगा स्ट्रक्चर, ठीक है? तो वो आपने यहाँ पे ड्रॉ करके देखना है। फॉर एग्जाम्पल दिस सॉरी। अब ये स्ट्रक्चर जो है, ये हमने एक स्ट्रक्चर ले लिया इसमें, ठीक है? इसका कलर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आपकी बार रेड कर देते हैं। अब यहाँ पे इसी को डबल करके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, या इसका, आपकी अपनी मर्जी है। कौन सा स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, 1, 2 या 3? जी, जल्दी बताइएगा मुझे। 3, NH3 का स्ट्रक्चर, ओके गुड। अच्छा, अब देखें आपके पास NH3 है, अब दरमियान में ऑब्वियसली आपके पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को मैं प्लेस कर दूँगा, नाइट्रोजन, ठीक हो गया? अब देखें इसके इस तरफ भी हाइड्रोजन है और इस तरफ भी हाइड्रोजन है और नीचे भी आपके पास हाइड्रोजन है, तो शेप में हम लोग इसको भी, यहाँ पर भी आपके पास ये एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये मैंने इसको ऐसे कर लिया शेप को। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास N में हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाती है? एक ही, तो एक डॉट क्रॉस, एक डॉट क्रॉस और एक डॉट क्रॉस, ठीक है? अब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सारे शेयरिंग में चलेगा। अब नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन 7 होता है इसका, और इसके पहले शेल में 2 और आउटर शेल में 5। हम लोग जब आयनिक बनाते थे उसमें हम लोग इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी शो करते थे, और अब की बार हमने इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स इसमें शो नहीं करने, जस्ट आपने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन शो करने हैं जब भी कोवलेंट बॉन्ड ड्रॉ करना है। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट बच गए नाइट्रोजन के? अगर ये 3 शेयरिंग पे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, तो आप इसको चाहे डॉट से रिप्रेजेंट कर दें, चाहे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें। तो अगर आप एक डॉट से करेंगे, तो ऑब्वियसली ये वाला भी क्रॉस से है, ये भी क्रॉस से है और ये भी क्रॉस से, इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे हैं। जी मेरा बेटा, क्लियर है? गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर। ओके जी। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि ये वाले स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, ठीक है? अप टू 2 कार्बन एटम्स, ये हमने ड्रॉ करना है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अच्छा जी। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ईथीन का स्ट्रक्चर आ जाता है। ईथीन, मीथेन, मीथेन, ईथेन। अब मैं यहाँ पे इनके फॉर्मूलाज आपको याद हैं, आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है। अगर आपने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, तो ऑर्गेनिक की वीडियो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा एक मरतबा जाके, तो आपके मज़ीद कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? और ये ईथीन का स्ट्रक्चर।
अब आपको ये पता है कि इसमें CH4 होता है, मीथेन CH4, ईथेन के अंदर C2H6 होते हैं और ईथीन के अंदर C2H4। आपको पेपर में ना ये दे देगा, जस्ट या तो नेम दे देगा या आपको फॉर्मूला दे देगा, तो उससे आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब आपको ये पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 4, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाती है, तो हमने इसको ऐसे ओपन करके लिख लिया अपनी आसानी के लिए, CHH। अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन 6 हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन जो है 1 बॉन्ड और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो आपको ये पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। इस कार्बन के बॉन्ड देखें 1 2 3 बने हुए हैं, तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। जी, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं मैं? 1 2 3 ईथेन, ओके जी। ईथेन का स्ट्रक्चर हम लोग इसको ड्रॉ करने लगे हैं, ईथेन का स्ट्रक्चर। अब देखिएगा, ईथेन के स्ट्रक्चर में बड़ा ही आसान है, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पे आपके पास पहला एक कार्बन एटम, ठीक है, और ये वाला कार्बन एटम, उसके बाद इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे अब आप जब हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। इधर भी आपके पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहले आपने एटम्स लगाने हैं, ठीक है। एटम जब लगा लेंगे तो फिर आपको ये पता लग जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे आने हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाती है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक डॉट क्रॉस, एक डॉट क्रॉस, ठीक है। इसी तरह एक डॉट क्रॉस, 1 डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। अच्छा, अब कार्बन एटम के देखें कितने शेयरिंग पे हैं, 1 2 3, और कार्बन एटम के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ही बचा, तो वही एक डॉट क्रॉस आप लगा देंगे, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये मेरा बेटा क्लियर है? गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर। अच्छा जी, अब वाई क्वेश्चन आता है, वाई covalent compounds have low melting point, have low melting and boiling point, melting point and boiling point। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपने यहाँ पे याद रखना है, इसके अंदर they have weak intermolecular forces of attraction, they have weak intermolecular forces of attraction, intermolecular molecular forces of attraction, forces of attraction between, यहाँ पे attraction between। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बिटवीन मॉलिक्यूल लिखने के बजाय ना यहाँ पे एटम्स लिखाते हैं या एलिमेंट्स लिख देते हैं, तो वो गलत कंसिडर किया जाएगा, वो आपके पूरे क्वेश्चन को कंट्राडिक्ट कर देगा, तो 0 मार्क मिलेगा वहां पे। तो प्लीज आपने केयरफुल रहना है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमेशा मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, ठीक है। और ये आपका पहला मार्क पॉइंट है। दूसरा मार्क पॉइंट, सो लेस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द IMF, एनर्जी इज नीडेड टू break the IMF, intermolecular forces of attraction between molecules। आपने पूरा लिखना है इसको, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है। होपफुली ये भी समझ आ गया। अब सिंपल, why covalent compounds do not conduct electricity, compounds do not conduct electricity, conducts इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते, तो इसमें बड़ा ही सिंपल है कि इसमें अब आपने आयंस का जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और आयंस कब बनते थे, जब वो मुकम्मल अपने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता था, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता था। यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। आयंस का जिक्र आपने नहीं करना, ठीक है। अगर आपने आयंस का जिक्र किया तो वो आपके आंसर कंट्राडिक्ट कर देगा, तो जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ना, कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स, जिस तरह ग्रुप 7 की हम लोग बात करें, तो ग्रुप 7 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाते हैं, Br2 I2, और एस्टाटीन आता है A82, ठीक है, एस्टाटीन।
इसको हम लोग इनको हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, हम लोग इनको देखते हैं। अब इसमें जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। आपको पता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एमआर को ही कहते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, और जिसकी वजह से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज होगा तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी। मतलब तो जैसे जैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर गया, स्ट्रॉन्ग आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और थर्ड मार्क पॉइंट, जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द आईएमएफ। लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द आईएमएफ। ये सिर्फ ग्रुप 7 में ऐसा होता है पॉसिबल, ठीक है। ये सिर्फ ग्रुप 7 के बारे में है। बाकी जितने भी आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जो भी हमने डायग्राम्स बनाकर आए हैं, उन सब में जो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का जिक्र आपने नहीं करना, और उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द आईएमएफ बिटवीन मॉलिक्यूल्स लिखना, आईएमएफ बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज आ जाती है यहाँ पे, नेक्स्ट चीज वो ये होती है कि आपने यहाँ पर जो है जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर को देखना है। जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे पास, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, अब इसमें और सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है? अभी पहले जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को देख लेंगे। डायमंड, ठीक है, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर डायमंड हो गया, और ग्रेफाइट था हमारे पास। अच्छा जी, अब आपके पास जो है डायमंड, डायमंड आपको पता है कि मेड अप ऑफ कार्बन एटम, ये दोनों ही कार्बन एटम से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। ये पहला मार्क पॉइंट है दोनों का। पहला मार्क पॉइंट क्या है? जब भी आपसे इसमें बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर पूछ लें तो आपने ये लिखना है, ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा, मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम से मिलकर बने हैं कार्बन एटम्स, ठीक है। और उसके बाद कार्बन एटम्स, एंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। ईच कार्बन एटम इज bonded to bonded to 4 other carbon atoms, 4 other carbon atoms, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इधर आपके पास यही जो है ये सेम आ जाएगा, मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स एंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। तो इसमें जब ये 3 अदर कार्बन एटम्स होंगे तो ऑब्वियसली 3 अदर कार्बन एटम्स, और 3 अदर कार्बन एटम्स की वजह से यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें एक कार्बन एटम फ्री होगा। अब इसमें होते हैं डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट में, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें दे हैव डीलोकेलाइज, डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मूव थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, व्हिच मूव थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, moves throughout the structure, throughout the structure, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर में ये मूव करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी, अब आप मुझे एक चीज बताएं, अगर ये सारे के सारे कार्बन से मिलकर बने हैं तो क्या ये एलिमेंट नहीं? ऑब्वियसली ये एलिमेंट है, ये दोनों आपके पास क्या होंगे, ये एलिमेंट होंगे। और यहाँ पे नो डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नो डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, अब इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है डायमंड का स्ट्रक्चर हार्ड क्यों होता है, और व्हाई डायमंड इज हार्ड, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट क्यों होता है, सॉफ्ट ग्रेफाइट। अब ये तो आपको पता है ग्रेफाइट में क्या होते हैं, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स होती हैं, ठीक है। लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, अब लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स जो होती हैं, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, और इन कार्बन एटम्स, और इन लेयर्स में, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम एंड
have weak forces of attraction, have weak forces of attraction between layers, weak forces of attraction between layers, attraction between layers, ठीक है, layers के अंदर weak forces of attraction होती हैं, so they slide over each other, so they slide over each other, they slide over each other, ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे। उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे होते हैं, इसमें ऑब्वियसली ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, तो इसमें लेयर्स ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो नहीं होंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। अब याद रखिएगा कोवलेंट बॉन्ड्स की जब हम बात करेंगे तो वो कार्बन एटम्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है, एंड सो दे डू नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड नहीं करते, स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है, एक सो दे डू नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, और जिसकी वजह से जब वो स्लाइड ओवर ईच अदर नहीं करेंगे तो ये डायमंड जो है वो हार्ड हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लास्ट पे इसमें देखना है कि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं आएगा, मेल्टिंग पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका भी, ठीक है, हाई होते हैं दोनों के। अब क्यों हाई होते हैं, अभी मैंने आपको एक रीजन बताई कि यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अब क्यों हाई होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स किसमें, बिटवीन कार्बन एटम्स, कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है, कार्बन एटम्स में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और जिसकी वजह से सो a lot of energy is needed to break the bonds, so a lot of energy is needed to break the bonds, is needed to break the bonds, ठीक है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ब्रेक द बॉन्ड्स। इसमें भी सेम होगा, ग्रेफाइट में भी, ठीक है, तो इसलिए आप ग्रेफाइट में भी सेम एज डायमंड, डायमंड वाला ही आंसर कर लेंगे, ठीक है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब इसमें ये दोनों ही इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल, ठीक है, डायमंड जो है ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है इन वाटर, ठीक है, ग्रेफाइट भी इनसोल्यूबल इन वाटर होता है और यही इसकी प्रॉपर्टीज हैं। होपफुली आपको ये सारा समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देता हूँ सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस और जो है जाइंट कोवलेंट सब्सटेंस, ठीक है। अब सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस जो है वो आपके पास C60 फुलरीन होता है, C60 फुलरीन। अब इसमें फुलरीन, C60 फुलरीन और डायमंड और ग्रेफाइट में हम लोग डिफरेंस देखने लगे हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता है। जब आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता हो तो ये आपके पास जो होता है सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है, सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ठीक है। और जब आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स ना पता हो, जिस तरह डायमंड की बात करें तो इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता होते, तो इसलिए ये क्या होंगे, ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होंगे, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। इसमें हमें नहीं पता कि कितने कार्बन एटम्स, अब बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये हैं दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स ही हैं, दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, पर कोवलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स हैं, जिसमें एक सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस और एक जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब जब हम डायमंड की बात करें तो C60 फुलरीन, C60 फुलरीन के अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होगा, नहीं, इसमें आयनिक स्ट्रक्चर लेटेस्ट नहीं होता बेटा, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। इसमें आयनिक स्ट्रक्चर तभी होगा जब आपके पास आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होता है, ये सारी आपके पास नॉन मेटल्स है, ठीक है। सो लेस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, लेस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, बोला मैंने अभी, बॉन्ड गलत है,
एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द IMF बिटवीन मॉलिक्यूल्स लिखना, नीडेड टू ब्रेक IMF, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास ये आएगा, सो लेस एनर्जी इज नीडेड टू। इसमें ऑब्वियसली इन दो पॉइंट्स की वजह से इसका क्या हो गया, ये दो पॉइंट्स, इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, और ऑब्वियसली इन दोनों का जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है इन दोनों का, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब इनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र किया आपने तो 0 मार्क मिलेगा आपका, ठीक है। मतलब ये 0 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स में। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूल क्या होता है जिसमें मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताऊं, जिस तरह आप ये देखेंगे ये C60 है, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। जब मॉलिक्यूल बन जाए तो फिर उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आ जाती है, ठीक है। और जब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, हमें ये पता ही नहीं होगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो ये आपके पास कभी भी मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो IMF इसमें लिखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने सारा आंसर ठीक लिखा है और जस्ट आपने IMF का जिक्र कर दिया बिटवीन मॉलिक्यूल्स इसमें डायमंड और ग्रेफाइट में, तो 0 मार्क पॉइंट मिलेगा, उसमें सारे मार्क पॉइंट आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आपका अपना आंसर कंट्राडिक्ट नहीं करवाना आपने। सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, यहाँ पे लिखेंगे, वहां पे IMF बिटवीन मॉलिक्यूल्स था, इसमें ठीक है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे आपके पास जो है सो लॉट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कैसे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्यों है। और डायमंड की जब हम बात करें तो डायमंड जो है, इसको डायमंड, ठीक है, यहाँ पे डायमंड जो है, डायमंड ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, नो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मूव थ्रू द स्ट्रक्चर, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं इसमें इसको नहीं लिखवा रहा, मैं जस्ट ये लिखवाता हूँ आपको। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्यों है, इसमें एक 1 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हैव डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, हैव डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच जंप्स फ्रॉम। अब ये क्या करेगा, अब ये स्ट्रक्चर में मूव नहीं करेगा, जंप्स फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जंप करेगा, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, और इस तरह ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जंप करके फिर ये जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ये देख लेते हैं, ये एक सर्कल हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब देखें, आप कंसिडर कर लें कि ये आपके पास कार्बन 60 है एक, ठीक है, ये कार्बन 60 है आपके पास और ये भी कार्बन 60 है, मतलब ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल है और वो भी आपके पास मॉलिक्यूल है। अब इसके दरमियान में अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, ठीक है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन ना इधर से इधर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जंप करता जाएगा, आगे से आगे जंप करेगा और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर मूव नहीं करेगा। ग्रेफाइट में थ्रू आउट द स्ट्रक्चर मूव करता था, और इसमें ये जो फोर्सेज होती है ना, ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसको कहते हैं IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये वीक होती हैं हमेशा, ये आसानी से तोड़ी जा सकती हैं। अदरवाइज कोई भी जो फोर्स है, जिस तरह आप इनकी बात करें तो इसमें हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो होपफुली इसकी आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो इसमें आप गलती के चांसेस बिल्कुल 0 हो गए हैं अगर आपने ये बिल्कुल ठीक तरीके से इसको समझ लिया। और इसमें डायमंड जो है वो हार्ड होता है और ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, और इसकी बात हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। जी मेरा बेटा, मुझे लगता है कि सारी चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसको देख लेंगे।